एक बंदी को अदालत में पेश करने के बाद दो सिपाही उसको वापस उसी जेल में लेके जा रहे थे जिस जेल से उसे अदालत में पेश करने के लिए लेके आए थे। क्योंकि बहुत लंबा रास्ता था, दूर की बात थी, इसलिए वापस अदालत से ले जाते उसे रात हो जाती है। रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास का वक्त था और बस स्टॉप पर खड़े होकर वो अपनी बस का इंतज़ार कर रहे थे जिस बस से उस इलाके की तरफ जाना था। तभी वो बंदी कहता है कि साहब, अगर आपको एतराज़ ना हो तो क्या मैं टॉयलेट जा सकता हूँ? तो सिपाही ने कहा, ठीक है, तुम टॉयलेट चले जाओ, लेकिन हम तुम्हें देखते रहेंगे, तुम्हारी निगरानी में रहेंगे। कहता है, साहब कोई बात नहीं, मैं आपसे भागकर कहाँ जाऊँगा। अब इतना कहने के बाद वो टॉयलेट के अंदर चला जाता है और अंदर जाने के बाद 9:30 बजे इस टॉयलेट में घुसा था, लेकिन 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत जाता है, वो निकल कर नहीं आता। जब लगातार आवाज़ लगाई जाती है और उसका दरवाज़ा तोड़ा जाता है टॉयलेट का, तो पता चलता है कि वो विंडो के रास्ते वहाँ से भाग चुका है। अब उन दोनों सिपाहियों की हालत ख़राब हो जाती है, इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि एक सिपाही बैठकर फूट कर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, क्योंकि उसकी नौकरी के अब ज़्यादा दिन नहीं बचे थे। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार ये हो कैसे गया, अचानक कैसे हो गया। तभी उस सिपाही ने, दूसरे वाले ने, दोनों ने मिलकर वो नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाकर सूचना देते हैं कि हम एक कैदी को लेकर, एक बंदी को लेकर यहाँ आए थे, लेकिन वो मौका पाती भाग जाता है। रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था। पुलिस वाले उसे सांत्वना देने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अपराधी बहुत बड़ा अपराधी था। 2 दिन बाद तक भी जब वो बंदी नहीं मिलता है, तभी उन दोनों सिपाहियों में से एक सिपाही अपनी ही बंदूक से अपने आप को गोली मारकर अपनी ज़िंदगी की जीवन लीला को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर लेता है। जब ये बात अखबारों के माध्यम से लोगों को पता चलती है तो लोग खुद हैरान थे कि एक व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल जो बंदी होता है वो अपना आप में बहुत भयानक होता है। उसने 1-2 नहीं, 12 महिलाओं का बहुत बुरी तरह से कत्ल किया था और उसको खुद को गिनती याद नहीं थी। उसने न जाने कितनी ऐसी महिलाएं थीं जिनके साथ उसने बलात्कार किया था। उसमें चाहे वो मेडिकल की छात्रा हो, उसमें चाहे कोई पुलिस वाली हो, उसने किसी को भी नहीं बख्शा था। जो उसके सामने पड़ जाती थी या तो उसको मारता था या उसके साथ बलात्कार करता था। आज की कहानी है एम जयशंकर की, जिसको लोग साइको किलर के नाम से, साइको शंकर के नाम से भी जानते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है तमिलनाडु प्रदेश की। दरअसल तमिलनाडु प्रदेश का एक ज़िला है सेलम और उसी का एक इलाका लगता है शंकारी। इस शंकारी में एक खेतों की तरफ से बहुत ज़्यादा दुर्गंध आ रही थी। आसपास के लोग खेतों में काम कर रहे थे और उस दुर्गंध के पास जब पहुँचते हैं, जाकर देखते हैं तो एक लाश पड़ी हुई है, उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। तभी स्थानीय लोग दौड़ते हुए, भागते हुए पुलिस स्टेशन में जाते हैं। ये वाक़या है 29 सितंबर 2009 का। नज़दीकी पुलिस स्टेशन जब पहुंचते हैं, पुलिस मौके पर आती है और आने के बाद देखती है कि एक महिला है, उसकी लाश पड़ी हुई है। उसको बहुत ज़्यादा यातनाएं दी गई थी। प्रथम दृष्टया देखकर लग रहा था कि इसके साथ किसी ने वाकई बहुत भयानक तरीके से गंदा काम किया है। पुलिस वाले जब आसपास में डॉग स्क्वाड की मदद से तलाश करने की कोशिश करते हैं तो उस महिला के कपड़े मिलते हैं। दरअसल वो महिला सामान्य नहीं थी। उस महिला का नाम होता है एम जयामणि, जो कि महिला कांस्टेबल होती है। इस महिला कांस्टेबल की अभी हाल ही में लगभग 1 महीने पहले 23 अगस्त 2009 को उप मुख्यमंत्री एम के स्टालिन के प्रोग्राम में पेरुमा नल्लूर एक जगह है, वहाँ पर एक जनसभा थी, वहाँ पर इसकी अस्थायी रूप से ड्यूटी लगी थी। उस महिला को अचानक से उसका गायब होना पुलिस वालों के लिए वाकई परेशानी का सबब बना हुआ था। ऐसी कौन सी जगह थी जो पुलिस वालों ने उसकी तलाश नहीं की थी, लेकिन वो महिला मिलती है तो वो लाश के रूप में मिलती है, वो भी उसके साथ इतना भयानक काम जो होता है। तो ये सोचकर पुलिस हैरान थी कि आखिरकार ये किसने किया है, क्यों किया है, कौन है। बहुत सारे सवाल थे, उन सवालों के जवाब जानने की लगातार पुलिस कोशिश कर रही थी। और इसी बीच में एक के बाद एक कई सारी लाशें और मिलना शुरू हो जाती हैं। तभी 19 अक्टूबर 2009 की ये बात है। एक महिला बदहवाश हालत में दौड़ रही थी, चिल्ला रही थी, चीख रही थी। जब लोगों ने उसकी चीख पुकार सुनी, तभी उस महिला की चीख पुकार सुनने के बाद आसपास के लोग बोले, क्या बात है, क्यों दौड़ रही हो, क्या हुआ है। तभी वो कहती है कि इधर एक आदमी है जो मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, उसने मुझे मारने की कोशिश की, उसने मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश की। तभी लोगों को बहुत तेज़ी के साथ उस तरफ दौड़ते हैं जिस तरफ से वो महिला दौड़ कर आ रही थी, और जाकर देखते हैं तो एक व्यक्ति है, उसकी बड़ी बड़ी मूँछें हैं, बड़े बड़े बाल हैं उसके।
उसे देखने के बाद पुलिस उसे पकड़ लेते हैं और पुलिस को सूचना देते हैं। तुरंत ही पुलिस मौके पर आती है और मौके पर आने के बाद उसको पकड़ती है और थाने लेके जाती है। उससे पूछताछ जब करती है तो वो चौंकाने वाली बात बताता है। दरअसल इस व्यक्ति का नाम होता है एम जयशंकर, जो कि पेशे से ट्रक ड्राइवर होता है और सेलम ज़िले में ही एक कन्यायापट्टी एक जगह है, उस गांव का ये रहने वाला था। 15 साल की लड़की से इसकी एक अरेंज मैरिज हुई थी, शादी हुई थी। 3 बेटियां पैदा होती हैं और जब 3 बेटियां पैदा हो जाती हैं, जब बेटियां थोड़ी बड़ी हो रही थी तो उसने अपना गांव छोड़कर सीधा शहर की तरफ आ जाता है, सेलम की तरफ आता है। और यहाँ आने के बाद उसने ट्रक ड्राइवर का काम करना शुरू कर दिया था। पहले हेल्प ही करता था, फिर ट्रक ड्राइवर हो जाता है। और वो अलग अलग शहरों में ऐसे ही आता था, जाता था। और आते जाते शहरों में जब उसे कहीं ढाबे पर, कहीं सड़क के किनारे कोई सुंदर सी महिला जो मेकअप में खड़ी होती थी, जिसको इंतज़ार होता था कि कोई पुरुष आएगा और एक रात के लिए या कुछ देर के लिए, कुछ घंटों के लिए उसको साथ ले जाएगा, तभी वो इंतज़ार में रहता था। और ऐसे ही इंतज़ार करते करते उसके ट्रक में महिलाएं आके बैठती थीं जो वेश्यावृत्ति करती थीं और उन्हें वो अपने साथ लेके जाया करता था। इसी बीच में उसको एक महिला मिल जाती है, जिस महिला का नाम होता है एम जयामणि। और उस एम जयामणि वो कोई और नहीं थी, वो बात है 23 अगस्त 2009 की। वो महिला कांस्टेबल होती है। उस दिन उसको कोई और महिला मिली ही नहीं थी, इसलिए महिला कांस्टेबल को उसने कहा कि मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारे इलाके तक छोड़ सकता हूँ, अगर तुम्हें कोई ऐतराज़ ना हो, रात ज़्यादा हो गई है, तुम मेरी ट्रक में बैठ सकती हो। उस महिला कांस्टेबल को वो अपने ट्रक में बिठाता है, उसे कुछ खाने का सामान देता है और कुछ खाते ही महिला कांस्टेबल बेहोश हो जाती है। और जब उसे होश आता है तो वो एक ऐसी जगह पर थी कि जहाँ से वो चीख सके, चिल्ला सके तो उसकी आवाज़ दूर दूर तक ना पहुँचे। उसकी आंखें खुली तो उसके तन पर एक भी कपड़ा नहीं था। उसकी आंखें खुली तो उसके कपड़े दूर थे और हाथ पैर उसके बंधे हुए थे। उसके चीखने चिल्लाने से भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि आवाज़ ज़्यादा दूर जा नहीं सकती थी। और उसके बाद उस व्यक्ति ने, एम जयशंकर ने, उसके साथ रेप करना शुरू कर दिया। 1-2 दिन नहीं, लगातार जब तक उसका मन कर रहा था तब उस महिला सिपाही के साथ वो अपने हवस पूरी कर रहा था। वो चीखती थी या धमकी देती थी तो वो उल्टा मारता था, बुरी तरह मारता था, पीटता था। फिर बाद में वो महिला सिपाही कहीं ना कहीं गिड़गड़ाने लगी, रहम की भीख मांगने लगी। और जब एक लंबा वक्त गुजर जाता है, 20 दिन 22 दिन का समय बीत जाता है, जब उससे उसका मन भर जाता है, वो भूखी रहती थी लेकिन खाने को उसे कुछ देता नहीं था। उसके बाद तसल्ली से जब उससे बिल्कुल जी भर जाता है तब उसको मार डालता है। उसके पास एक काले रंग का बैग था, काले रंग के बैग के अंदर उसके पास एक कुल्हाड़ी थी और कुल्हाड़ी से उसको बहुत बुरी तरह से गोद देता है। लाश को उठाकर शंकारी के जंगल में फेंक देता है। लगभग 1 महीने के बाद उसकी लाश मिलती है और ये व्यक्ति स्वीकार कर लेता है। और जब स्वीकार करने के बाद जब इसका मैसेज दिया जाता है कि इसने किस तरह से मारा है, तो 1-2 नहीं, लगभग 12 और पुलिस वाले अलग अलग थानों के आते हैं और आकर इस पुलिस से बात करते हैं कि ऐसे ही जो मर्डर जैसे आपके यहाँ पे हुआ है, सेम है हमारे यहाँ पे हुआ है। उसने जब बातचीत की तो बातचीत में उसने स्वीकार किया कि 3 जुलाई 2009 को पेरंदलहल्ली एक जगह है, वहाँ पर एक 45 वर्षीय पी श्यामा नाम की एक महिला होती है। उस 45 वर्षीय महिला के साथ उसने ऐसे ही घिनौना कृत्य किया था जैसा महिला सिपाही के साथ किया था। उसको ठीक वैसे ही मारा था जैसे उसको मारा था। 12 ऐसे महिलाओं को मारा उसने। साथ ही जब उससे कहा कि तुमने और क्या किया है और क्या अपराध किए हैं, तो गिनती गिन के बताने लगा कि मैंने बलात्कार भी किया है, कुछ राजी से करती थी तो कुछ गैर राजी से, जैसा जिसका मौका होता था। यदि किसी ने विरोध किया तो उसको मार दिया करता था। पुलिस वाले जब उसकी कहानी सुन रहे थे तो कहानी सुनने के बाद पुलिस वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन उसको फिर गिरफ्तार करने के बाद कोयम्बटूर की जेल में रखा जाता है। और कोयम्बटूर की जेल में रखने के बाद अब उसकी सज़ा का इंतज़ार किया जा रहा था। और एक दिन ऐसा मौका आता है कि धर्मपुरी न्यायालय में उसकी पेशी होनी थी, फास्ट ट्रैक कोर्ट के अंदर। 17 मार्च 2011 का ये वाक़या है। और जैसे ही इसको लेके जा रहे थे 2 सिपाही, एक सिपाही का नाम होता है एम चिन्नास्वामी, दूसरा होता है राजा वेलू। एम चिन्नास्वामी और राजा वेलू इसको अपने सरकारी वाहन से नहीं बल्कि अलग अलग वाहनों के माध्यम से, कभी बस से तो कभी किसी चीज़ से इसको लेकर जा रहे थे धर्मपुरी। वहाँ फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसको पेश किया जाता है
और पेश करने के बाद फिर वापस जब इसको लेके आ रहे थे तो सेलेम का जो बस अड्डा होता है वहाँ पर वो अपनी गाड़ी का इंतज़ार कर रहे थे जो कोयम्बटूर की तरफ जाने वाली थी। और इसी बीच में वो मौका पाते ही यहाँ से 9:30 बजे रात के आसपास भाग जाता है। जब यहाँ से भागता है तो ये दोनों सिपाही, चाहे चिन्ना स्वामी हो या राजा वैल्यू, इतना ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अब यहाँ चिन्ना स्वामी इतना ज़्यादा घबरा जाता है, उच्च अधिकारियों के सामने पढ़ने की हिम्मत नहीं हो पा रही थी। उसे लग रहा था कि उसका भविष्य पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। उसने एक ऐसे कैदी को अपने हाथ से निकल जाने दिया जिस कैदी ने कितनी ही महिलाओं के साथ रेप किया है। 12 महिलाओं के साथ उसने हत्या कर दी है उनके बलात्कार के बाद। उसने महिला सिपाही को भी नहीं छोड़ा है। उसने एक मेडिकल छात्रा है उसको भी नहीं छोड़ा, उसके साथ भी उसने ऐसे ही घिनौना कृत्य किया था। उसने ऐसे ही उसके साथ गंदा काम किया था। जब वो मन से हार जाता है तभी अपनी ही बंदूक से अपने आप को गोली मार लेता है। अपनी ज़िंदगी की लीला को हमेशा हमेशा के लिए वो कांस्टेबल ख़त्म कर लेता है। और लोगों तक ये बात पहुंचती है तो लोग खुद हैरान थे। फिर कर्नाटक के बेलारी इलाके में ये जयशंकर पहुंच जाता है और वहाँ जाने के बाद अब जो भी महिलाएं इसे दिखाई दे रही थी, चाहे वो बड़ी बूढ़ी हैं, चाहे उनकी उम्र कम है या जैसी भी हैं, जो उसके साथ राजी से तैयार हो जाया करती थी वो ठीक था, नहीं तो वो हत्या कर देता था। 1 महीने में ही उसने 6 और महिलाओं की हत्या कर दी थी। 12 पहले, 6 ये 18 महिलाओं की अब तक हत्या कर चुका था। और एक व्यक्ति ने इसको देखा तो उसने उस आदमी को भी मार डाला। 19 कत्ल कर दिए थे इसने। 19 कत्ल करने के बाद इसका जी नहीं भर रहा था। ये लगातार इधर से उधर दौड़ रहा था। और एक दिन 4 मई 2011 का वाक़या, कर्नाटक का एक गाँव होता है, वहाँ 2-3 महिलाएं खड़ी हुई थी जिसको तलब लगती है उनके साथ गंदा काम करने की। तब एक महिला को जो बुरी नीयत से पकड़ता है, दबोचता है, तब वो महिलाएं ज़ोर ज़ोर से चीखती हैं, चिल्लाती हैं। और चीख पुकार सुनने के बाद जो आसपास के घरों में लोग होते हैं वो निकल के आते हैं, इसको पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद इसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। और पुलिस इसकी खूब अच्छे से सेवा पानी करती है। और सेवा पानी करने के बाद 2011 की बात है, बेंगलुरु का एक परपाना एक अग्रहारा सेंट्रल जेल होती है, ये उसमें रखा जाता है। और इसके बाद फिर जो सुनवाई वगैरह हो रही थी उस सुनवाई को इसी जेल के अंदर रह के ही इसे कराया जाता है। 27 साल की इसको सज़ा दी जाती है कि 27 साल तक ये जेल के अंदर रहेगा, सलाखों के अंदर रहेगा। अब पुलिस वालों ने इसके खिलाफ जो सबूत थे उनको जुटाना शुरू कर देते हैं ताकि कड़ी से कड़ी चार्जशीट लगेगी, तभी कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सकेगी। लेकिन सन 2013 का ये वाक़या है। इसने जेल के अंदर रहते हुए ये बताया जाता है कि पुलिस वालों ने इसकी मदद की थी। इसको उसके बैरक की एक नकली चाबी बनाकर दी थी और उस नकली चाबी को इसने अपने पास रखा। और मौका पाते ही जेल से निकलने की जब कोशिश कर रहा है तो पहली दीवार 15 फुट की होती है। कंबल को फाड़ फाड़ के उसने रस्सी बनाई और उसको 15 फुट की दीवार को ये कूद जाता है। एक दीवार फिर दूसरी आती है, वो 20 फुट की दीवार होती है। उस 20 फुट की दीवार को भी ये फलांग जाता है, कूद जाता है, पार कर जाता है। लेकिन आखिरी दीवार जो थी वो 30 फुट की दीवार होती है और उस 30 फुट की दीवार को भी ये कूद जाता है। लेकिन 30 फुट की दीवार यानी तीसरी अंतिम दीवार को जब कूद रहा था तो इसका पैर टूट जाता है। भागने की स्थिति में नहीं था, लेकिन यहाँ से निकलने की लगातार कोशिश कर रहा था, चल रहा था। और जब जेल के अंदर ये सायरन बजता है कि जेल का सबसे खतरनाक कैदी जिसने अब तक लगभग 19 कत्ल कर दिए हैं वो जेल से भाग चुका है। और ये आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, इनमें हाई अलर्ट जारी कर दिया जाता है कि कोई भी महिलाएं अपने घर से ना निकलें, खासकर रात के समय में। अकेली तो बिल्कुल न निकलें तो समूह के रूप में निकलें, क्योंकि एक बहुत ख़तरनाक किस्म का अपराधी है। वो जेल से भाग चुका है और किसी के साथ भी कोई ऐसी गंदी हरकत कर सकता है, किसी की भी वो हत्या कर सकता है। 3 राज्यों में जब हाई अलर्ट जारी हो जाता है, रेड अलर्ट जारी हो जाता है एम जयशंकर के नाम से, तो लोग घबराने लगते हैं, खासकर महिलाएं घबराने लगती हैं। रात तो रात वो दिन में भी निकलने से डरती थीं, घबराती थीं। तभी गवर्नमेंट की तरफ से लगभग 10,000 पोस्टर छपवाए जाते हैं और दीवारों पे जगह जगह चस्पा कर दिए जाते हैं कि इस शक्ल का व्यक्ति अगर कहीं दिखाई देता है तो पुलिस को तुरंत सूचना दी जाए। 75,000 पर्चे छपवाए जाते हैं, घर घर में बंटवाए जाते हैं, दिखाया जाता है कि इस शक्ल का वो खूंखार किस्म का अपराधी है, यदि पकड़ा जाए या दिखाया देता है तो उस तुरंत ही पुलिस को सूचना दी जाए। और इसी दिन उसकी किस्मत ख़राब थी। बात है 6 सितंबर 2013 की। अभी महीने या 2 महीने के आसपास का वक्त नहीं हुआ था, लेकिन इसमें इसने एक और काम किया था। ये अपने घर नहीं पहुंचा, बल्कि अपनी बेटियों से भी मुलाकात नहीं की। ये मोबाइल जो लेता था, अपने घर वालों से संपर्क करने की जब कोशिश करता था, तो संपर्क करने के बाद जब घर वालों
के जो नंबर थे वो ट्रेस पे लगे हुए थे, और इसी बीच में वो एक बार बात करता था, और बात करने के बाद कोई लॉन्ग रूट पे जाने वाले ट्रक के अंदर, कोई लॉन्ग रूट पर जाने वाली किसी गाड़ी के अंदर उस फ़ोन को चलता हुआ छोड़ दिया करता था। पुलिस वाले पहली जो लोकेशन इसकी फ़ोन की आती है वो दिल्ली में आती है। कुछ दिन के बाद फिर ये दूसरी बार फ़ोन करता है, दूसरे शहर में जाने के बाद वहाँ से फिर ये बात करने के बाद फिर रख देता है फ़ोन, और किसी दूसरी गाड़ी में रख देता है, तो दूसरी लोकेशन मुंबई की आती है। इसी तरह से देश के अलग अलग हिस्सों में कई मोबाइल ये डालता था, और पुलिस वाले देश के अलग अलग हिस्सों में चक्कर काट रहे थे। तब पुलिस वालों के समझ में आता है कि नंबर ये आसपास के इलाकों से लेता है, लेकिन लेने के बाद ये नंबरों को गलत जगह रख देता है, गाड़ी में रख देता है, ताकि पुलिस को गुमराह कर सके। 6 सितंबर 2013 को ये गुमराह नहीं कर पाया, और ये परेशान था, और परेशान होने की वजह से ही, क्योंकि चलने में इसे थोड़ी दिक्कत भी हो रही थी, पैर में इसके ज़्यादा चोट लगी थी। हालांकि इस बीच में जितने भी हॉस्पिटल्स होते हैं आसपास के सभी जगहों को ये सूचना दी जाती है कि एक व्यक्ति है, क्योंकि जब ये गिरा था तो उसके गिरने पर ही इसके पैर से खून निकलने लगे थे, तो उन्हें लगा कि शायद ज़्यादा खून निकल रहे हैं, ज़्यादा चोट लगी है, कहीं ना कहीं इलाज कराने के लिए ज़रूर पहुँचेगा। वो इलाज कराने के लिए कहीं पहुँचा ही नहीं था, और वैसे ही अपने टूटे हुए पैर के साथ लगातार चल रहा था। अब वो इस स्थिति में नहीं था किसी महिला के साथ गंदा और घिनौना कृत्य कर सके या किसी को मार सके। 6 सितंबर 2013 के एक पुलिस वाले की नज़र इस पर पड़ती है, तो पुलिस वाला तुरंत ही इसके पास जाकर कहता है कि भाई साहब, आपके तो पीछे पुलिस पड़ी हुई है, चारों तरफ पर्चे लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, इसलिए ये मेरे पास मोटरसाइकिल है, अगर आप चाहो तो इस मोटरसाइकिल का सहारा लेके आप जा सकते हो। इस रास्ते पर जाना, इस रास्ते पर जाओगे तो आपको पुलिस पकड़ नहीं पाएगी। वो ऐसा कहकर वो पुलिस वाला, क्योंकि सादा वर्दी में था, उसको बाइक भी देता है। बाइक में उतना तेल भी नहीं था, और बाइक की जो स्पीड थी वो ज़्यादा चलने लायक थी नहीं, क्योंकि चोरी की वो बाइक थी और वो ख़राब स्थिति में थी। एम जयशंकर उस मोटरसाइकिल बैठता है और उस रास्ते पर चलने लगता है जिस रास्ते पर उस पुलिस वाले ने रास्ता बताया था। तभी उस पुलिस वाले ने अपने उच्च अधिकारियों को फ़ोन किया, मैसेज करने के बाद बताया कि एक मोटरसाइकिल से एम जयशंकर इधर भाग रहा है, अगर आप कोशिश करें तो उसे पकड़ सकते हैं। उसकी किस्मत उस दिन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, उसे पकड़ा जाता है, और पकड़ने के बाद उसे गिरफ्तार करते हैं, और गिरफ्तार करने के बाद बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में रखा जाता है, जो बहुत हाईटेक जेल होती है, और इसमें अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था की जाती है। साथ ही उसे सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में रखा जाता है, और साथ ही उसकी जो बैरक होती है उस बैरक में कुछ इस तरह का कहते हैं कि दरवाजे में लगाया था, घटका बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जिसे खोलने में उसका हाथ ना जा सके। वो थोड़ा दूर होता है दीवार से, दरवाजे से थोड़ा सा अलग था, दीवार में लगाया हुआ था उसका कुंडा। तो कुल मिलाकर अब इसे लगता है कि शायद ये बच नहीं पाएगा, यहाँ से निकल नहीं पाएगा, और उसकी जो अपनी ज़िंदगी थी वो सलाखों में कटी रही थी। लेकिन एक बार फिर सन 2018 में 25 फरवरी का ये वाक़या है, वो वहाँ से भागने की फिर से कोशिश करता है। उसे लगता है कि ये कोशिश की नाकाम रहती है, क्योंकि इस बार पुलिस वालों ने, जेल प्रशासन ने बड़े ही पुख्ता कड़े इंतज़ाम किए थे ताकि वो यहाँ से भाग ना सके। और 26 तारीख को उसके पास नाई आता है उसकी शेप बनाने के लिए। बड़ी बड़ी मूछें होती हैं उसकी, वजह शेप बनाने के लिए आता है, तो तभी वो मौका पाते ही उस नाई के पास से एक ब्लेड चोरी कर लेता है, और उस ब्लेड को चोरी करके अपने पास छुपा के रख लेता है। कोई नहीं जानता था, वो पुलिस वाले भी शायद उनका ध्यान उस दिन पहुंचा ही नहीं, और वो मौका पाते ही अपनी गर्दन को खुद से काट लेता है। और काटने के बाद अपनी ज़िंदगी को हमेशा हमेशा ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था। तभी पुलिस वालों की उस पर नज़र पहुंच जाती है। पुलिस वाले ये देख रहे थे कि ये इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ की है। सीसीटीवी कैमरे की जब नज़र पहुंचती है तभी उसे उठाकर 27 फरवरी 2018 को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हालत ज़्यादा ख़राब थी, और 28 तारीख की सुबह 5 बजे के आसपास डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देते हैं, और एम जयशंकर का नाम हमेशा हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो जाता है, भविष्य के लिए ख़त्म हो जाता है। लोग उसको एम जयशंकर के साथ साथ साइको शंकर के नाम से भी जानते हैं, और वो अपने आप में बहुत ही ख़तरनाक किस्म का इंसान रहा था। कानून तो उसे सज़ा नहीं दे सका, उसने खुद को अपने आप को सज़ा देकर अपना चैप्टर खुद ख़त्म कर लिया। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहाँ रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।